Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. First of all, it's वेरी ग्रेट कि आप लोगों को यहाँ पे फेस टू फेस दोबारा देखा गया। फाउंडेशन के रिजल्ट आप लोगों के बड़े अच्छे रहे एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो आप लोगों ने एक माइलस्टोन क्या किया, अचीव किया। नाउ इट्स टुवर्ड द नेक्स्ट जर्नी कि जो नेक्स्ट ऑन आप लोगों का सीए इंटर मई 24 के रिगार्डिंग हम सब यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्लियर, जिसमें एक नॉर्मल सी डिस्कशन में अपने टॉपिक की वैसे स्टार्ट कर चुका हूं, बट हल्की सी रिवीजन के साथ ही नेक्स्ट ऑन टॉपिक में थोड़ा मैं ज्यादा फोकस करूंगा सो दैट कि आप लोग जितना डिटेल्ड बेसिस पे मैंने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर लिया, मैं जरूर प्रेफर करूंगा कि आप लोग उसको एक बार सुनिए, क्योंकि उसमें काफी नई थिंग्स आपको सुनने को मिलेंगी, काफी न्यू कंटेंट आपको मिलेगा। बट रिवीजन में एक बार मैं उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा थोड़ा टेकअप करूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे कंपनी लॉ डिस्कस कर रहे हैं जी। कंपनी लॉ के अंदर पहले तो जो टॉपिक हमने शुरू किया दैट इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट लॉ, दैट इज डिविडेंड। क्लियर। एक वर्ड हम लोगों ने अभी तक शुरू करा है डिविडेंड के रिगार्डिंग कि सर कंपनी अगर अपने मेंबर्स को डिविडेंड क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो उस केस में डिविडेंड को लेकर क्या क्या रूल्स को फॉलो किया जाएगा। बिकॉज अभी तक तो एक सिंपल वर्ड में हमने क्या यूज किया था कि सर लेट इट बी कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है, तो आपने अभी तक उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेकआउट किया होगा, कभी भी लॉ बैकग्राउंड से फाइंड आउट नहीं करा कि क्या प्रोविजंस हैं, डिविडेंड आप कब दे पाएंगे, कहां से दे पाएंगे। एंड द स्पेशली डेमो टू लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने वर्ड क्या यूज किया कि सर अगर आप रिजर्व्स में से अगर आप रिजर्व्स में से डिविडेंड को क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो देयर इज ट्रिप्लीकेट कंडीशन, तीन कंडीशंस को आपको फुलफिल करना होगा। ओनली देन आप रिजर्व में से क्या कर पाएंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। क्लियर। तो वहां की स्टार्टिंग, क्योंकि मेरे लिए लास्ट मेन इंपॉर्टेंट में जो हमारे पास था वो वही वर्ड इंपॉर्टेंट था कि सर अगर आपके पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं, अगर आपके एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स हैं, तो इन दैट केस तीन कंडीशंस फुलफिल करते हुए आप रिजर्व में से पैसा निकलवा सकते हो। कंडीशन नंबर वन इज दैट कि सर अगर लेट इट बी आज आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है, आज आपके पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं, तो इस बार का जो डिविडेंड होगा, इस ईयर का जो डिविडेंड का रेट होगा, वो पिछले 3 साल की डिविडेंड रेट की एवरेज से एक्सीड नहीं करेगा। लेट इट भी आपने पिछले 3 साल की एवरेज कैलकुलेट करी, किसी साल 10%, किसी साल 12%, किसी साल 8%, मैंने तीनों को प्लस करा, कितना हुआ 30। 30 डिवाइड बाय 3 कितना हुआ 10%। एंड यू आर रिकमेंडिंग कि हम इस बार कितना दे 12%। नॉट अलाउड। कारण क्योंकि सर आप पहली बात, क्या आप प्योरली करंट प्रॉफिट्स में से डिविडेंड बांट रहे हैं? कहते नहीं सर, करंट प्रॉफिट्स हमारे इनएडिक्वेट थे, तो कुछ अमाउंट हमें रिजर्व्स में से भी लेनी पड़ेगी। तो सर जैसे ही आपने वर्ड यूज करा कि आप रिजर्व्स में से कोई अमाउंट लेना चाहते हैं, कंडीशंस आप लोगों की एक्टिव हो गई। नंबर वन इज सर आप 12% तो दे ही नहीं पाएंगे, मैक्सिमम डिविडेंड रेट आप कितना पे कर पाएंगे, 10%, जो कि पिछले 3 साल की एवरेज से एक्सीड नहीं करेगी। एक चीज। नंबर टू इज जिसने आपको अमाउंट के बारे में बताया, एंड अमाउंट आपको यहां पे क्या बताई कि मैक्सिमम अमाउंट आप कितनी विड्रॉल कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट आप कितनी विड्रॉल कर सकते हैं, दैट इज 1/10 ऑफ एग्रीगेट ऑफ, किसका एग्रीगेट, पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। क्लियर। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1/10 आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं। और ये नहीं कह रहा कि यही विड्रॉ होगा, दैट डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या कहती है। तो जब मैंने थर्ड कंडीशन रीड आउट करी, इसने तो अपनी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी बता दी। क्या एलिजिबिलिटी बता दी कि सर आप अपनी बैलेंस शीट में जाइए, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रिजर्व्स? दैट रिजर्व्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड एज फ्री रिजर्व्स। क्लियर। तो सर आप उसका टोटल करिए, 1/10 निकालिए, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो आप निकाल पाए। मैं कहा डन सर, ये भी हो गया। दूसरी कंडीशन भी मैंने सोच ली। तीसरी कंडीशन ने जो मेन वर्ड लगाया, कहते हैं सर
आप जितनी भी अमाउंट निकलवाएंगे, वो तो तुझे कंडीशन नंबर 2 ने बता दिया, जितनी भी अमाउंट आप निकलवाएंगे, निकलवाने के बाद रिजर्व्स का जो बैलेंस है ना, निकलवाने के बाद जो रिजर्व्स का जो बैलेंस है, दैट मस्ट बी इक्वल टू कम से कम 15% ऑफ 15% किसका, पेड अप शेयर कैपिटल के बराबर एटलीस्ट बैलेंस बचना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं बच रहा सर, आप अमाउंट निकलवा नहीं पाए, आपको रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट लेनी पड़ेगी। तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग टू जो एलिजिबिलिटी निकलेगी, वही अमाउंट रिजर्व में से आप लोग क्या कर पाएंगे, विड्रॉल कर पाएंगे। मैं कहता हूं सर ठीक है, आपने कंप्लायंस बता दिए, तो मैंने भी उसको एक बार चेकआउट कर लिया। लास्ट थिंग जो मेन इंपॉर्टेंस में आती है, कल आपने एक पॉइंट रीड आउट किया होगा लास्ट लेक्चर में, जिस दिन भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, सर लेट मी टेक टू बैक, द कॉन्सेप्ट इज, दो तरह के डिविडेंड थे, वन इज फाइनल एंड नंबर 2 इज एंटायर। फाइनल के केस में रिकमेंड कौन करता है, बोर्ड। रिकमेंड कौन करता है, बोर्ड। डिक्लेयर कौन करते हैं, मेंबर्स इन द एजीएम बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो सर आप बेसिक्स ना भूलें, और एंटायरम डिविडेंड को डिक्लेयर करने की पावर ही किसके पास है, बोर्ड के पास। तो वट एवर बी द पॉइंट, मैं तो दोनों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि जिस दिन से भी डिक्लेयर होगा, जिस दिन से भी डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर्ड वाले दिन से 5 दिन के अंदर अंदर वो सारी अमाउंट आपको एक सेपरेट स्केड्यूल्ड बैंक के अंदर क्या करवानी होगी, डिपॉजिट करवानी होगी। मैंने कहा जी मेरा बैंक अकाउंट है तो है, उसमें पैसे पड़े तो हैं। नो नो सर, ये पैसा जो भी तुमने डिक्लेयर करा, जो भी तुमने डिविडेंड बांटना है, ये पैसा अकाउंट में से निकलवाओ, एक अलग बैंक अकाउंट ओपन करवाओ जो कि स्केड्यूल्ड बैंक होना चाहिए। स्केड्यूल्ड बैंक में आप क्या करवा दीजिए, डिपॉजिट करवा दीजिए। और उसका नेचुरली पर्पस क्या है, ताकि तुम ये पैसा कहीं और यूज ना कर दो। इधर से डिविडेंड डिक्लेयर करके बाद में तुम रिवोक करने की बात करो, फिर रिवोक नहीं करने दूंगा। तुमने पहली बार अगर डिविडेंड खुद डिक्लेयर करा, मेंबर्स की अप्रूवल उसके ऊपर आ चुकी, फिर रेवोकेशन का पॉइंट नहीं है कि कल को तुम मुकर जाओ, जी वो हमने गलती में कह दिया कि डिविडेंड हम देंगे, बाद में मुकरने नहीं देंगे। तभी कह रहे हैं विद इन 5 डेज पैसा निकाल के अलग रख दीजिए। क्लियर। तो ये एक प्रैक्टिकल 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा गया, 1 मार्कर में, कि लेट इट बी, मानकर चलिए कंपनी ने 25 तारीख को, 25 को क्या करा, डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो कब तक पैसा सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट हो जाना चाहिए था, वर्ड इज विद इन 5 डेज। विद इन 5 डेज मीन्स, एंड एज पर लॉ आपको पता है सर, 25 को डिक्लेयर करा तो 25 बीच में काउंट नहीं होता, तो कौन सी डेट, 26, 27, 28, 29, 30, बाय द 30th, बाय द 30th मतलब 30 को भी करवा दोगे तो भी बच जाओ, क्योंकि मैंने विद इन वर्ड बोला। क्लियर, मैंने बिफोर नहीं कहा, विद इन 5 डेज, 30th तक ये पैसा सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक में जमा हो जाना चाहिए। वहां से नेक्स्ट आगे आप अपनी पेमेंट्स क्या करते रहना, डिस्ट्रीब्यूट करते रहना, जिस जिसको डिविडेंड आप लोगों ने देना है। एक टॉपिक पे आइए, आपके पास एक वर्ड आया था कि सर ये डिविडेंड दिया किसको जाता है, दैट इज रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। जिसके नाम पे शेयर्स होंगे उसको आप क्या करिएगा, डिविडेंड ये पे आउट कर दीजिएगा। मैं कहा भाई वेरी सिंपल सर, पॉइंट तो वही है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को ना देते हुए जिसको वो नेक्स्ट आगे ऑर्डर करे, हमें को फर्क नहीं है सर। लेट इट बी कंपनी से डिविडेंड मुझे मिलना था, ठीक है, वहां पे रजिस्टर्ड नाम किसका है, धीरज गोयल। अब मैंने कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि मुझे पेमेंट ना देते हुए, मुझे डिविडेंड ना देते हुए, टू माई ऑर्डर मीन्स मैंने कहा जी साहिल सर को पेमेंट कर दिया। तो वहां पे कंपनी क्या करेगी, चेक बनाएगी, जो भी जिस वे से बैंकिंग चैनल के थ्रू साहिल सर के अकाउंट में क्या करवा देगी, डिपॉजिट करवा देगी। अरे पेमेंट तो वो मुझे ही कर रहे हैं, मेरे कहने पे ही किसको कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑन टू माई ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर, या फिर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के बैंकर्स। क्योंकि काफी लॉट ऑफ केसेस में अब मेरी जगह जगह इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी, मान लो, मानने में क्या जाता है, क्लियर। तो मान लो जगह जगह मेरी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, फलानी कंपनी में शेयर्स मेरे पड़े हैं, मैंने अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, किस बात की, कि जो भी डिविडेंड वगैरह टाइमली बनता है ना, आप मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर दिया करो। या कंपनी को ही कह दिया, कंपनी को कह दिया कि मेरे फलाने ये बैंकर्स हैं जी, इनको पेमेंट कर दिया करो, वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में क्या हो जाया करेगी, क्रेडिट। और वैसे भी कैश पेमेंट तो अलाउड ही नहीं है,
आजकल जितनी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं सारी की सारी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होती हैं। हाँ, बस एक पर्टिकुलर वर्ड अलग से लिखा गया था कि डिविडेंड कभी भी इन काइंड नहीं, नगद देना पड़ेगा। नगद भी मतलब कैश नहीं, थ्रू बैंकिंग चैनल्स। थ्रू बैंकिंग चैनल्स की आपके अकाउंट में ही क्या जाएगी, पेमेंट जाएगी। आजकल तो सिस्टम इतना रिफाइंड हो चुका, आपको इवन किसी कंपनी से 2 रुपए भी डिविडेंड आया ना, तो भी तुम्हारे पोर्टल पे वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। आजकल इनकम टैक्स का सिस्टम इतना ज्यादा बढ़िया हो चुका है, दैट मीन्स कि किसी भी पर्सन, लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन सी कंपनी से डिविडेंड आया या नहीं आया, हमें फिर भी पता लग जाता है। वो कैसे? मैंने सर इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है, लॉगिन करते हुए एक फॉर्म आजकल नया है, दैट इज AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या TIS, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तुझे कौन से बैंक से कितना इंटरेस्ट मिला, FD पे कितना इंटरेस्ट मिला, तुझे डिविडेंड कितने मिले, कौन कौन सी कंपनी से मिले, सारी चीज ऑटोमेटिकली तेरे पोर्टल पे बोल रही है। अब वहां से उठा के हम रिटर्न्स के अंदर उसको क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। अगला कहता सर मुझे तो पता नहीं जी कोई डिविडेंड भी आया होगा। अब नेचुरली बैंक में इतनी एंट्रीज में कहाँ ट्रेस करेगा। मैं कैसा, चिंता ना करिए, ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल पे क्या कर रहा होगा, रिफ्लेक्ट। कई बार तो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए भी कंपनी से आए होते हैं, वो भी आपके पोर्टल पे शो कर रहे होते हैं। क्योंकि आजकल डिविडेंड सारा का सारा बाय बैंकिंग चैनल्स क्या होता है, पे आउट होता है। एंड वो साथ के साथ जो भी कंपनी पे आउट करती है, पैन नंबर आपका लिंक तो है ही है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे जा रही है, आपके पोर्टल पे, इनकम टैक्स पोर्टल पे आपकी वहां पे क्या हो रही है, रजिस्टर्ड हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, आफ्टर दैट पहले आज का टॉपिक एक बार स्टार्ट करते हैं। क्लियर? मेन टॉपिक इज दैट इज सेक्शन 124। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था इस टॉपिक के कि सर हमारे पास यहाँ पे जो सेक्शंस है ना जी, हम टोटल 123 से लेके 127 तक डिविडेंड के रिलेटेड क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। क्लियर? सबसे बढ़िया चीज अपने को क्या लगती है इस केस में, इन्होंने कंपनीज एक्ट को भी अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ, बुक ने नहीं, एक्ट ने। अगर तुम एक्ट भी पढ़ोगे, एक्ट भी चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और उसका चैप्टर नंबर 8 भी कौन सा है, पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो अपने को कोई नेक्स्ट वन घूमने फिरने की दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्टली आप सेक्शन किस में जाइए, पर्टिकुलर चैप्टर 8 में जाइए। डिविडेंड्स के रिलेटेड सारे सेक्शन आपको उसी पर्टिकुलर में मिलेंगे, जिनमें एक सेक्शन ऑलरेडी, द मेन सेक्शन 123 हमारा हो चुका। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, दैट इज 124 अबाउट दी, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अनपेड डिविडेंड। कहते सर देखो, आपने लास्ट मुझे ये कहा था कि जिस दिन आप डिविडेंड क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर्ड से विद इन 5 डेज वो अमाउंट अलग एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक में अकाउंट खुलवाते हुए वहां पे जमा हो जानी चाहिए। मैंने करवा दी। एंड फिर उसके आगे क्या होगा, कहते सर ठीक है, उस अकाउंट में से जिस जिसका जो जो डिविडेंड बनता था, वहां से सबके डिविडेंड के चेक, डिविडेंड की पेमेंट्स वगैरह करवानी मैं क्या कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। पढ़िए पॉइंट नंबर 1, यस प्लीज। हाँ जी अक्षय, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट रिमेनिंग अनपेड। अब सर डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो गया, डिविडेंड तो डिक्लेयर्ड हो गया, बट रिमेनिंग वो क्या है, अनपेड। ये तो सबसे बड़ा गिल्ट है, ये तो सबसे बड़ी मतलब गलती अपने आप में, कि मतलब डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया और अभी तक नेक्स्ट आगे लोगों तक वो पहुंचाया नहीं गया, शेयर होल्डर्स तक वो डिविडेंड बांटा नहीं गया। तो पहले कंसिक्वेंसेस पढ़ें। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन इज ट्रांसफर रिक्वायर्ड, यस प्लीज पढ़िए। हाँ जी, इफ अ डिविडेंड इज, If a dividend is declared but it remained unpaid or unclaimed for 30 days, अनक्लेम्ड फॉर कितने दिन के लिए, 30 days, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स, क्या लिखा हुआ है, declaration, कहने का मतलब तेरे पास डिक्लेयर्ड से, डिक्लेयर्ड से ही 5 दिन थे, डिक्लेयर्ड से ही 30 डेज हैं। कुल मिलाकर इन नटशेल आप ये कह सकते हो कि अगर मैं 5 दिन में पैसा जमा करवाता हूं तो मेरे पास 25 डेज और हैं, क्योंकि नटशेल टोटल तो 30 हुए ना। ये सारा कार्यक्रम जो भी है ना तुम्हारा, ये 30 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए था। कि मैंने जी क्या करा, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करा उससे 5 दिन के अंदर पहले पैसे जमा करवाए, वॉट एवर बी द पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 डेज के अंदर ये अमाउंट पे हो जानी चाहिए थी। अगर 30 दिन के अंदर ये पैसा जमा नहीं हो, अगर 30 दिन के अंदर ये पैसा आगे बांटा नहीं गया, यहां से निकालो, यहां से अब ये उस अकाउंट में नहीं रहेगा,
यहां से पैसा निकालें और वो पैसा एक अलग अकाउंट में बाय द नेम कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, जो कि अलग बैंक अकाउंट होगा, वहां पे जाके क्या करवाइए, जमा करवाइए। बिकॉज जो फर्स्ट अकाउंट आपने ओपन करवाया था, जहां पे मेरी वो अमाउंट पड़ी थी, उसका मोटिव सिर्फ क्या था, पैसा निकलवा के रखना एंड वहां से नेक्स्ट आगे शेयर होल्डर्स को बांट दे। वो तो अकाउंट खत्म हो जाना चाहिए। कहता सर खत्म आज भी होगा। अगर तो बट गया तो ठीक, नहीं बटाना तो पैसा आगे ट्रांसफर कर दो। कौन से अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, जिसका नाम ही क्लियर है, क्या, अनपेड, कि वो डिविडेंड है जो किसी ने क्लेम नहीं करा या कंपनी ने पे आउट नहीं करा। ये डिफॉल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कंपनी पे लायबिलिटी है, 30 दिन के अंदर अंदर पैसा वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था। क्लियर। लाइकवाइज वेयर टू ट्रांसफर, पहले एक बार पढ़ लीजिए। हाँ जी, द अमाउंट ऑफ The amount of unpaid or unclaimed dividend shall be transferred to the स्पेशल अकाउंट इन एनी स्केड्यूल्ड बैंक। अगेन फिर वही स्केड्यूल्ड बैंक में, स्पेशल अकाउंट में ये दोबारा पैसा चला जाएगा बाय द नेम कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंड। क्लियर। तो सर लाइन वाइज चलेंगे, लाइन वाइज चलेंगे। पहला पॉइंट, विद इन 5 डेज। 5 डेज कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन से पैसा निकलवाओ। कौन से अकाउंट से, कंपनी के बैंक से, वहां से निकलवाओ। अलग अकाउंट ओपन करवाओ जो कि स्केड्यूल्ड बैंक में होना चाहिए, वहां पे डिविडेंड का पैसा रखो। जहां जिस अकाउंट से ये पेमेंट आगे क्या हो जानी चाहिए थी, डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए थी, डिविडेंड पे हो जाना चाहिए था, कितने दिन में, विद इन 30 डेज फ्रॉम द अगेन डेट ऑफ डिक्लेरेशन। क्लियर। तो अल्टीमेटली हो सकता है शायद आपने 2 दिन में ही जमा करवा दिया हो, तो भाई तेरे पास 28 दिन है। अगर 5 दिन में पूरे जमा करवाया तो तेरे पास 25 दिन, मतलब कुल मिलाकर तो कितने दिन है, 30 दिन। 30 डेज के अंदर ये प्रोसीजर तेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अगर नहीं किया तो यहां से पैसा निकलवा, नेक्स्ट आगे ट्रांसफर कर दे। कहां पे कर दे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर। जो पैसा नहीं बांटा गया, जो पैसा क्लेम नहीं हुआ, वट एवर बी द रीजन। मैंने कोशिश करी, बंदा नहीं मिला, उसने अकाउंट डिटेल्स गलत दे रखी थी, वट एवर द कारण, कारण कोई हो, अनपेड तो है ना, अनक्लेम्ड तो है ना, यहां से निकालो, अलग अकाउंट में जाएगा जी, पर इस अकाउंट में नहीं रहेगा। पढ़िए, टाइम लिमिट क्या है, इंपॉर्टेंट, टाइम लिमिट क्या है फॉर ट्रांसफर। सच ट्रांसफर शेल बी मेड विद इन, कितने दिन में जी, 7 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ कितने, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मतलब सर जिस दिन आपके 30 डेज पूरे हो जाएंगे, उससे विद इन 7 डेज, नेचुरली अकाउंट ओपन करवाना टाइम तो लगेगा, फिर भी हमने आपको वीकली टाइम दिया कि इंस्टेंटली अपना नेक्स्ट आगे अकाउंट ओपन करवाइए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के नाम से ओपन करवाइए, यहां से पैसा निकाल के फर्दर नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर उसको आगे ट्रांसफर कर दीजिए। और अगर आपने पैसा विद इन 7 डेज ट्रांसफर नहीं करा तो आपके ऊपर क्या लगेगा सर, विद इंटरेस्ट आपको ये अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। लाइकवाइज इंटरेस्ट फॉर, वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिले ट्रांसफर। डिलेड मतलब सर मेरे को लग गए जी अकाउंट वगैरह ओपन करवाने में 10 दिन। कहते सर 10 दिन नहीं, आपको कितने दिन मिले थे, 7 दिन। पढ़िए, इंटरेस्ट एट द रेट, हाँ जी 12% per annum is payable by the company for delay in making such transfer. अच्छा वर्ड है 12% पर एनम, पर एनम लिखा हुआ है, तो मतलब जितने भी दिन का डिले आप करेंगे मल्टीप्लाइड बाय दैट, वो इंटरेस्ट के साथ नेक्स्ट आगे अमाउंट आपको क्या करवानी पड़ेगी, डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। और इंटरेस्ट रेट कितना है जी आपका, 12%। ये सच इंटरेस्ट शेल इंश्योर, हाँ जी एन्योर, Such ensure benefit to the member of the company इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड टू देम। अब पॉइंट ये आ गया, मैं कह सर एक बात बताओ, लेट इट बी, चलो मेरे पास 50,000 था, मेरे पास अनपेड जो बच गया डिविडेंड वो कितना था, 50,000 था। 50,000 तो ट्रांसफर होगा ही होगा, और तुमने ये कहा कि 12% पर एनम के हिसाब से आपका साथ में क्या जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा। मेरे को लग गए 15 दिन, 7 दिन तो अलाउड थे, तो विद इंटरेस्ट अमाउंट अब क्या जाएगी, नेक्स्ट वन जाएगी। चलो जी मान लो अगले दिनों का इंटरेस्ट कितना बन गया, 1,000 रुपए बन, मान। क्लियर। मैंने 51,000 रुपए डिपॉजिट कहां पे करवा दिए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, डन। बट कल को जब डिविडेंड बांटूंगा, डिविडेंड तो 50,000 था, फिर ये 1,000 रुपए का क्या करें। कहते सर 1,000 रुपए भी किसके ऊपर थे, उसी डिविडेंड अमाउंट पे। तो जिस प्रपोर्शन में डिविडेंड बटेगा, उसी प्रपोर्शन में साथ में ये 1,000 रुपए भी साथ में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। कंपनी इसको वापस नहीं लेकर आएगी,
जो एक बार गया वो बटेगा ही बटेगा, नेक्स्ट आगे जाएगा ही जाएगा। कहीं तुम कह दो जी हमने डिविडेंड तो 50 ही देना था, 1000 फिर बच गया, 1000 हम वापस ले लें, नो नो नो। जिस प्रपोर्शन में बेनिफिट टू द मेंबर्स मिलेगा, उसी प्रपोर्शन में इंटरेस्ट को भी क्या कर देना, किसी के हिस्से 100 रुपए, किसी के हिस्से 200 रुपए, कोई फ्रैक्शन में दे दो, बांट दो, पर अपने पास वापस नहीं आएगा। क्लियर? बिकॉज ये आपका डिफॉल्ट था तो तुझे 1000 रुपए देना पड़ा, और ये बेनिफिट किसको मिलेगा, प्योरली मेंबर्स को। मतलब उनको अब क्या मिलेगा, डिविडेंड प्लस क्या मिलेगा उसके ऊपर, इंटरेस्ट, माड़ा मोटा जो भी उसके ऊपर बनता हो। चलिए नेक्स्ट इज स्टेटमेंट कंटेनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज। अब सर एक चीज बताओ, जो तो पैसा लेके चले गए होंगे, जिनका तो 30 दिन में सिस्टम खत्म हो गया, मैंने पैसा निकलवाया, बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो तो क्लोज डाउन, वो तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब ये लोग कौन है, जिनका पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में है। अब मुझे क्या पता जी सर अल्टीमेटली कि 50,000 किन किन लोगों का पेंडिंग है। कहते सर इसकी ना एक स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी। क्या स्टेटमेंट, कि कौन वो लोग हैं जिनका डिविडेंड आज भी क्या है, पेंडिंग है, अनक्लेम्ड है, अनपेड है। तो उनकी आप अमाउंट बताइए, उनका नेम बताइए, पर्टिकुलर्स बताइए। ये स्टेटमेंट आपको अलग से क्या करनी पड़ेगी, पब्लिश करनी पड़ेगी, कि किसी ना किसी थ्रू लोगों को इंटीमेशन तो मिले कि मेरा डिविडेंड अभी भी अनपेड है, अनक्लेम्ड है, कंपनी ने मुझे डिविडेंड देना है, मुझे पता ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपको एक अलग से क्या करनी पड़ेगी, पब्लिश करनी पड़ेगी। वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट कंटेनिंग, कंटेनिंग क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू अनपेड डिविडेंड टू बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट पे पब्लिश करो, लोगों को किसी बहाने तो पता लगे कि किनका पैसा, ये जो 50,000 पड़ा है अकाउंट में अनपेड के नाम से, है किनका पैसा, किसी थ्रू तो पता लगे। कहते सर ये मेरे पे ड्यूटी है, सेक्शन 124 ने जो आपके ऊपर लगाई, कि अगर कोई अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा आप लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो आपको एक स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स बनानी होगी। कितने दिन के अंदर, पढ़िए, विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। 90 दिन के अंदर आप अपनी एक स्टेटमेंट बनाइए। एंड इस स्टेटमेंट में द कंपनी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, शेल, क्या ऑप्शनल है या मैंडेटरी, मैंडेटरी बनानी है। द कंपनी शेल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द क्या, नेम्स, देयर लास्ट नॉन एड्रेसेस। सर जी मैं लास्ट नॉन ही कहूंगा ना, अगर मिल गए होते फिर तो डिविडेंड कब का ना दे दिया होता। मेरे मुताबिक, मेरे रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनका लास्ट पता ये है जी, मैं तो यही लिख सकता हूँ। पता नहीं वो पर्सन कहाँ है, ट्रेसेबल नहीं है, रिकॉर्ड्स गलत है, तभी तो वो चीज मेरी अनपेड पड़ी है। अगर वो ट्रेसेबल होता फिर तो मैं डिविडेंड कब का 30 दिन के अंदर दे के साइड पे ना होता। समझ गया ना? तो मेरे मुताबिक सर लास्ट नोन एड्रेस यहां पाया गया। आगे, एंड द अमाउंट ऑफ, उस पर्सन का कितना अनपेड डिविडेंड है टू बी पेड टू ईच पर्सन, इसकी एक लिस्ट बनाइए। और ये लिस्ट, ये आपकी स्टेटमेंट कहां पे पब्लिश होगी, द कंपनी शैल प्लेस सच स्टेटमेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ, किसकी, कंपनी, इफ एनी, अगर कंपनी की वेबसाइट है, एंड मींस प्लस, ऑन सच अदर वेबसाइट एज मे बी अप्रूव्ड बाय, जो क्या होंगी, सीजी। और जहां जहां पे, जैसे सीजी ने कुछ पर्टिकुलर साइट्स, एमसीए की साइट, क्लियर, कुछ पर्टिकुलर साइट्स अगर प्रोवाइड कर रखी हैं कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आप लोग बनाएंगे, आप अपनी वेबसाइट पे तो डालोगे डालोगे, एक उसकी कॉपी यहां पे भी डाल दीजिए, कि शायद कोई पर्सन एमसीए की साइट देख रहा हो, वहां से उसको पता लग जाए कि फलानी कंपनी ने कोई स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें अपना नाम पढ़ ले। हम तो इंटीमेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो पर्सन रीच कर जाए, हमें मिल जाए, हम अपनी लायबिलिटी खत्म करें। फालतू की लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में आज भी अटकी पड़ी है कि लोगों को 50,000 देना है। मैं क्या करूं, पर्सन ट्रेसेबल ही नहीं हो रहा। अगर वो पर्सन ट्रेसेबल होता, उसकी अकाउंट डिटेल सही होती, तभी आजकल देखते नहीं हर चीज वेरीफाई करवाने लग गए, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका बैंक अकाउंट भी। कई बार तो ना आजकल मतलब बैंक अकाउंट से वो नैक मैंडेट लगा देते हैं, ईसीएस मैंडेट वगैरह चेक करवा लेते हैं कि सर 1 रुपए की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ताकि वेरीफाई हो जाए, आपका अकाउंट लिंक हो जाए। उसका कारण क्या है, ताकि कल को हम डिफॉल्ट में ना जाए। क्योंकि मेरे लिए तो देख कितना काम बढ़ गया, पहले एक अलग अकाउंट ओपन करवाया डिविडेंड बांटने के लिए, फिर वहां से अकाउंट किया गया अनपेड में। तुम्हारे चक्कर में तो मैं लटक गया ना कंप्लायंसेस में। अगर कोई अमाउंट अनपेड होती ही ना, क्या 124 सेक्शन मेरे पे एप्लीकेबल होता, मुझे कुछ भी नहीं करना था। तुम्हारे चक्कर में स्टेटमेंट बनाऊंगा, वेबसाइट पे पब्लिश करूंगा, सीजी की साइट पे दूंगा, इतने काम में पड़ गया।
इससे बेटर था आप पहले दिन से ही सिस्टम ऐसा बना लो कि अकाउंट डिटेल्स जो भी हमें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर प्रोवाइड करेगा, उसी अकाउंट में वेरिफिकेशन करवाते हुए अमाउंट डायरेक्टली उस अकाउंट। नहीं सर, फिर ऐसे केसेस तो होंगे ही होंगे। 124 ने तो आपको गाइड कर दिया कि उस अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा, ये अकाउंट अलग से क्या होगा, ओपन हो। आगे चलिए। अच्छा, पेमेंट फ्रॉम, हाँ जी। पेमेंट फ्रॉम द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। और कल को अगर भूला भाला वो पर्सन अपने पास आ भी गया, हम तो पहले ही पैसा वेट करके बैठे हैं कि अल्टीमेट कोई आ जाए जो अनक्लेम डिविडेंड है वो अपना क्लेम कर ले, भाई तू ले ले, तेरे लिए तो हम बैठे हैं। क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु क्लेम्स टू बी, क्या लिखा हुआ है, एंटाइटल्ड टू द अनपेड डिविडेंड, जो कि ट्रांसफर कहाँ किया गया था, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अप्लाई टू द, किस पे, कंपनी के पास जाओ। एक चीज बताओ, ये जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है, क्या है, सरकारी खाता है तो कंपनी का ही है तो कंपनी का ही है। तो नेचुरली अगर कोई भूला भटका कोई पर्सन कल को आएगा भी, किसके पास आएगा, कंपनी के पास। तो मैं कह आपके वो मेरे फलाने कुछ शेयर्स पड़े थे, उसके ऊपर आपका डिविडेंड होगा, वो डिविडेंड मुझे नहीं मिला, मैं सम सिचुएशन ऐसे वैसे जो मर्जी एक्सप्लेन करो, चल आ गया ना, तेरे पैसे बनते भाई, तू ले ले। क्योंकि आज भी वो चीज हमारी बैलेंस शीट में खटक रही है लाइबिलिटी साइड में। बढ़िया है, तू कहीं ना कहीं से ट्रेस हो गया, तेरे को पता लग गया, तू अप्लाई कर, तेरा जो डिविडेंड बनता है विद इंटरेस्ट जो बनता है हम देने को तैयार। क्योंकि हम तो डिक्लेयर कब का कर चुके, हमने तो देना ही देना है। सिंपल सा रूल ये है, जो पैसा एक बार कंपनी से डिविडेंड के नाम से बाहर आ गया ना, वापस नहीं जाएगा। कोई वापस का रूट नहीं है, या तो वो किसको जाएगा, शेयर होल्डर को ही जाएगा सने इंटरेस्ट, नहीं तो जाएगा सरकारी खाते में। अगला सेक्शन 125 आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। वापसी नहीं होगी, किसी नाम से भी कंपनी वापस नहीं ले पाएगी कि जी चलो पर्सन नहीं मिला अब किस बात का बांटना, ना ना ना, तेरे पास नहीं जाएगा, या तो उसी पर्सन को जाएगा, फूला भटका जब मर्जी आ जाए, तब तक तेरी बैलेंस शीट में ये किस नाम से पड़ा रहेगा, अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड। कभी अकाउंट्स पढ़ेंगे, अकाउंट्स में आपको ये वर्ड मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में मिलेगा अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब वर्ड वहां पे समझ लीजिएगा, कभी मत कहना सर डिविडेंड तो कभी बैलेंस शीट में आता ही नहीं। हाँ, फिर ये कौन सा प्रपोज्ड है, वर्ड तो पढ़ो क्या बोल रहा हूं, अनक्लेम्ड। अनक्लेम्ड मतलब जो किसी टाइम प्रपोज होके डिक्लेयर्ड होके अनपेड भी हो चुका, तो ये तो कंपनी की प्योर क्या होती है, लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में आप इस अनक्लेम डिविडेंड को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट इज, हाँ जी, डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट। और सर मैं कह जी इतने पक्के ढीठ आई नहीं, और मैं भी कब तक वेट करूं, मैं भी कब तक अपनी बैलेंस शीट में उसको रिपोर्ट करता रहूं। कहते सर इतना वेट तो आपको भी अलाउड नहीं है। अगर जी कोई पर्सन, जब से वो आपकी ट्रांसफर हुई है अमाउंट, 7 साल तक, 7 इयर्स तक वो अमाउंट क्या रहती है, अनक्लेम्ड, फिर वो गुमनाम है जी। उस पर्सन को छोड़ो, जो भी उसके शेयर्स हैं, जो भी उसकी अमाउंट है डिविडेंड की, सारी उठाओ, उठा के कहां पे डाल दो, आईईपीएफ में ट्रांसफर कर दीजिए, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। हमारे लिए तो नेचुरली गुमनाम ही हुआ यार, 7 साल को छोटा टाइम है कि आप इन्वेस्टमेंट करके भूल ही गए, आपको पता ही नहीं कि मेरा पैसा कहां पे इन्वेस्ट हो रखा है, एंड उस पे अनपेड डिविडेंड पड़ा है। इतना वेट नहीं। क्या लिखा हुआ है, एनी मनी ट्रांसफर्ड, यस, Any money transferred to unpaid dividend account of the company which रिमेन्स अनपेड फॉर कितने साल, 7 years 7 साल, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू द आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। अब पर्टिकुलर उस इन्वेस्टर के काम नहीं आई, जर्नल इन्वेस्टर सबके काम आ जाएगी, अवेयरनेस करने में, एजुकेशन फैलाने में। फिर उस फंड के तो बथेरे मोटिव है जी, हम वो पैसा जहां मर्जी यूज करें, वो सरकारी पैसा बन गया, समझ गए ना। तो आईईपीएफ क्या है, सरकारी फंड है, उस फंड में चला जाएगा जो जनता के हित में जहां मर्जी खर्च हो, इन्वेस्टर्स के एजुकेशन में, प्रोटेक्शन करने में, वहां जाएगा। अब जिसको 7 साल में होश नहीं आई तो क्या 10 साल में आएगी क्या, कहते जी उसको छोड़ो, परे पैसा तो ट्रांसफर करो, हम देखेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं। पर कंपनी फ्री है आज, कंपनी 7 साल के बाद क्या हो गई, फ्री हो गई कि शुक्र है, जाने दी। पर क्या पैसा कंपनी के पास वापस आ रहा है, या तो जा रहा है सरकारी फंड में, या किस में जा रहा है, नेक्स्ट ऑन उस पर्सन को जा रहा है। आगे बढ़िए। अच्छा, इंटरेस्ट एक्रूड इफ एनी ऑन सच मनी, कौन सा इंटरेस्ट है,
deposit में मिलता है account। कौन सा इंटरेस्ट? जो 7 साल तक वो पैसा अकाउंट में पड़ा रहा उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो मिला होगा, तो वो विद इंटरेस्ट। ऐसा मत कहना इंटरेस्ट रख लो बाकी अमाउंट ट्रांसफर कर दो, देना तो 50,000 था। वो 50,000 के कारण ही तो क्या मिला था? इंटरेस्ट मिला था, क्योंकि 7 साल तक वो पैसा पड़ा रहा। तो सर जितना भी है टोटल पैसा उठाओ, सारा का सारा आईईपीएफ में क्या हो जाएगा? अलोंग विद इंटरेस्ट, सने इंटरेस्ट आप लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ओके जी, शैल बी ट्रांसफर टू द फंड। नेक्स्ट इज फर्निशिंग ऑफ डिटेल, और साथ में ना एक लिस्ट बना के दे देना। कल को मान लो वो बंदा, मैं तो फ्री हो गया कंपनी से, तो वो फ्री हो गया कि सर मेरी तो लायबिलिटी कितनी थी? फर्स्ट लायबिलिटी 30 दिन के अंदर पे करना, उसके बाद अनक्लेम्ड रहना 7 साल तक। मेरे पास तो आया ही नहीं, मेरे पास तो आया ही नहीं, मैंने जी वो पैसा कहाँ पे जमा करवा दिया? सरकारी फंड में। अब कल को सरकार को क्या पता जी कौन सा पैसा है? कहते सर मैं आपको लिस्ट बना के दूंगा कि मैं आपको जो आईईपीएफ में अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं ना, ये कौन कौन से लोगों का पैसा है। क्योंकि सरकार ने फिर भी ऑप्शन दी, फिर भी ऑप्शन है, आप फिर भी 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद आप अपना पैसा सरकार से ले सकते हैं। पर पहले सरकार को भी तो पता होना चाहिए कि पैसा आया किसका था। तो ये ड्यूटी किस पे लगाई? कंपनी पे, कि जब भी तुम हमें पैसा दोगे, आईईपीएफ में कोई अमाउंट ट्रांसफर करोगे, तो साथ में एक डिटेल फर्निश करके देना किस किस का पैसा आप लोग हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। पढ़िए, व्हेन मेकिंग When making a transfer to the fund, हाँ, the company shall furnish to the authority एडमिनिस्ट्रिंग द सेड फंड, मतलब कौन सी अथॉरिटी? जो उस फंड को क्या कर रही है? एडमिनिस्टर कर रही है, मैनेज कर रही है। क्लियर? द मैनेजिंग अथॉरिटी, क्लियर, जो भी होगी, अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर टू द फंड, जो भी अमाउंट आपने वहां पे क्या करी है? ट्रांसफर करी है। चलिए नेक्स्ट इज, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज, डिविडेंड तो गया, अमाउंट तो गई, कहां पे गई? आईपीएफ में, क्योंकि वो अमाउंट कितने साल हो चुके थे? 7 साल। कहां से? कहां से? फ्रॉम द, नो नो नो, डिक्लेरेशन ही, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, जब से वो अनक्लेम्ड में गई, जब से वो अनपेड अकाउंट में गई, वहां से 7 साल हो चुके। अब इसमें डिक्लेरेशन वर्ड नहीं है, क्लियर? 7 साल हो चुके, वो पैसा पर्सन लेने नहीं आया, उठाकर डिटेल बनाओ, साथ में किसको दे दो? आईपीएफ। गया। सर क्या कल डिविडेंड जाएगा क्या? क्या कल अमाउंट जाएगी? कहते नहीं, वो इंटरेस्ट भी जाएगा, चलो वो तो अमाउंट में आ गया ना, अमाउंट मींस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट। कहते अब वो है ही गुमनाम है, तो उसके शेयर्स भी आपने क्यों हेल्ड कर रखे हैं? वो शेयर्स भी जिनके रिगार्डिंग वो अनपेड था, वो शेयर्स भी उठा के कहां पे ट्रांसफर कर दो? आईईपीएफ। मतलब तुम तो अपने लिए वो पैसा क्या कर दो? बाहर ही निकाल दो कंपनी से। बिल्कुल, पढ़िए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द नेम ऑफ, क्या लिखा हुआ है? फंड। और ऐसे शेयर्स जिनके रिगार्डिंग बिल्कुल ही पर्सन साइलेंट है, अनक्लेम्ड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट है, 7 साल हो चुके, तो सर ना वो शेयर्स ना वो डिविडेंड आप नहीं रखेंगे, सारा उठाओ कहां पे डाल दो? आईईपीएफ में। पढ़िए, ऑल सच शेयर्स, अब समझ रहा व्हाट सच शेयर्स मींस? अनपेड वाले, जिनके रिगार्डिंग वो डिविडेंड क्या था? अनपेड था। ऑल सच शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, हाँ जी, dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive years। अच्छा, 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स मतलब लगातार, लगातार 7 साल हो चुके, वो पर्सन मिला ही नहीं, क्योंकि मिल जाता फिर तो मैं उसको पे करना देता। लॉ की लैंग्वेज खुद भी समझो आगे। शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी इन द नेम ऑफ द फंड, मतलब सर ना तो अमाउंट रखेंगे, ना ही वो तुम शेयर्स रखो, सारा का सारा सामान बांधो, आईईपीएफ में क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। आगे चलिए, एट द टाइम ऑफ, यस प्लीज, Such transfer of shares, the company shall also file a statement containing the prescribed प्रिस्क्राइब डिटेल्स, हाँ साथ में चिट्ठी पत्र तो दोगे ना बना के कि डिटेल्स कौन से शेयर्स हैं, किसके हैं। कल को भूला भटका तेरे पास नहीं आया, अब तेरे पास तो आएगा ही क्यों? तेरे पास तो आएगा ही क्यों? क्योंकि तूने तो वो सारे शेयर्स किसको दे दिए? सरकार को दे दिए, फंड में ट्रांसफर कर दिए। कल को हमारे पास आ गया तो हमें तो ये भी नहीं पता होगा किसके हैं। एक लिस्ट बना के दे कि ये किसके शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, हमें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में पूरी डिटेल्स बना के दे। और फंड इस रिकॉर्ड को संभाल के रखेगी कि कल को ऐसा कोई भी पर्सन भूला भटका हमारे पास आ गया 10 साल बाद, 12 साल बाद, हमें वापस करने पड़ेंगे। हम वो सारी अमाउंट आपको वापस करेंगे, बिकॉज एज पर द कंपनी लॉ देयर इज एलिजिबिलिटी, है कि आप अपने शेयर्स वापस ले सकते हैं, आप अपनी अमाउंट वापस ले सकते हैं। पर अब कंपनी से ना मांगना, अब किससे मांगना? आईपीएफ से, गवर्नमेंट से जाके मांगना, उस फंड से मांगना।
क्योंकि कंपनी तो कब की वो शेयर्स भी और डिविडेंड भी क्या कर चुकी है, ट्रांसफर कर चुकी है। आगे चलिए, इन केस यस, In case any dividend is paid or claimed for any year during the said period of 7 years, हाँ, the share shall not be transferred to the fund. और इन केस एनी डिविडेंड अगर बीच में कभी पे हुआ या क्लेम्ड हो गया, फिर तो नेचुरली सर फिर शेयर्स क्यों ट्रांसफर होंगे, फिर थोड़ी शेयर्स ट्रांसफर होंगे, फिर तो वो पर्सन दोबारा क्या कहते हैं उसको, जिंदा हो गया ना, फिर तो वो पर्सन आपके टच में दोबारा आ गया, फिर आपको शेयर्स वगैरह ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा वर्ड 7, वर्ड क्या लिखा हुआ था, Consecutive. कंजिक्यूटिव मींस, लगातार. हाँ, अगर ये वर्ड कंजिक्यूटिव लिखा हुआ है तो तेरा सेकंड पॉइंट नीचे मीनिंग रखता है, क्योंकि मैंने ऊपर क्या कहा था, लगातार 7 साल डिविडेंड दिया जा रहा है बट पर्सन आगे मिल नहीं रहा, फिर उसके शेयर्स कहां पे जाएंगे, फंड में जाएंगे। बट अगर 7 साल में, 7 इयर्स में जो भी वो अमाउंट थी, 7 इयर्स में कभी भी आपका डिविडेंड क्या किया गया, पे किया गया या क्लेम हो गया, देन कंडीशन ब्रीच हो गई। तुमने कहा था शेयर्स तब ट्रांसफर करना अगर लगातार 7 साल वो पर्सन नहीं मिला, अनक्लेम्ड रहा, अनपेड रहा, किसी साल वो निकल आया, किसी साल वो क्लेम कर गया, पेड हो गया, देन शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे, शेयर्स कंपनी के पास ही रहेंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट इज राइट टू क्लेम। हाँ जी, Right to claim the transferred share. हम्म, Any person who claims such share as have been transferred to the fund shall be entitled to claim the transfer of shares from the fund। मतलब as per section 124 that such person, जिसका भी ये ट्रांसफर हुआ था, that person has the eligibility that he can claim क्या, that shares from the fund, कि अगर वो शेयर्स ट्रांसफर हो गए होंगे तो अपने शेयर्स वो वापस ले सकता है। कैसे वापस ले सकता है, अपने जरूरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी दिखाए, एविडेंसेस प्रोड्यूस करे, फंड को अगर लगा कि हाँ हमें भी स्टेटमेंट जो कंपनी ने दी थी उसमें आपका ही नाम लिखा हुआ था कि आप ही उसके ऑनर हैं और आप भी हमारे पास एविडेंस लेकर आ रहे हैं कि वो शेयर्स आपके हैं, तो आपके शेयर्स आपको क्या कर दिए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे। बट यू कैन क्लेम, मतलब पर्सन के पास राइट है, पर्सन के पास राइट है कि मैं मांग सकता हूं। एक होता है कि बाय लॉ तेरे पास राइट ही नहीं है, फिर तो छोड़ो परे, फिर तो वापस आएगा ही नहीं। कहते नहीं, बाय सेक्शन आपको पावर दी गई कि आप इन शेयर्स को वापस ले सकते हैं। आगे चलिए, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। हाँ जी पढ़िए। यस, The company failed to comply with any of the requirements. अच्छा of देख section कितना बड़ा लिखा हुआ है, विद any एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, ऊपर दिए गए जितने भी तुझे कंप्लायंसेस हैं, चाहे वो स्टेटमेंट बनाना, अलग से अमाउंट ट्रांसफर करना, कहां पे आईईपीएफ में भेजना, शेयर ट्रांसफर करना, ऊपर वाले किसी भी क्लॉज में अगर तुमने कोई डिफॉल्ट करा, जैसे वो अमाउंट आपने ट्रांसफर करी बट विद इंटरेस्ट 12% नहीं करी, कुछ भी डिफॉल्ट करा, तो आपके ऊपर कॉमन पेनल्टी है, सच कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ रुपीज, 1 lakh. कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी, 1 लाख। एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग फेलियर, अभी तक आपने डिफॉल्ट को सही आप लोगों ने नहीं करा, अभी भी फेलियर कंटिन्यू है आगे, विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ ₹500 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कॉन्टिन्यूस, जितने दिन तक चलता जाएगा मल्टीप्लाई बाय 500, कंपनी के ऊपर तो ये पनिशमेंट लगेगी लगेगी। आगे चलिए, ये सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, हाँ बट सर लिमिट भी लगा दी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना, कहीं ऐसा ना हो ना 500 से मल्टीप्लाई करते करते वैल्यू बहुत बन जाए, कहते नहीं सर मैक्सिमम कितनी लगेगी, 10 लाख रुपए कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऊपर। यहां तक डन। दोबारा, कंपनी के ऊपर वन टाइम डिफॉल्ट का कितना पैसा, ₹1,00,000, कॉन्टिन्यूइंग फेलियर के केस में ₹500 ईच डे से, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना, 10 लाख, मल्टीप्लाई करके देख लेना जो भी आएगा, 10 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, नेचुरली कंपनीज में तो ड्यूटियां बांटी होती हैं कि ये डिविडेंड को पे करने की ड्यूटी किसकी थी, कौन ऑफिसर ऑथराइज था इस डिविडेंड को पे करने के लिए, इस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा। क्लियर। यस, शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ रुपीज कितनी, 25,000, 25,000। एंड सेम अगर कॉन्टिन्यूइंग फेलियर है तो 100 ईच डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना, 2। दैट इज द मैक्सिमम क्लॉज जो आपके ऊपर पेनल्टीज क्या होंगी, एप्लीकेबल की जाएंगी। क्लियर। चलिए, यहां पे नेक्स्ट आगे सर हमारे पास मेन टॉपिक आगे आता है जिसके आपने अभी बात करी पीछे, दैट इज 125। 125 इज ऑल अबाउट आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड।
सबसे पहले तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई जी इस फंड की? सेक्शन 125 ने एम्पावर करा किसको? सीजी को, टू एस्टेब्लिश आईईपीएफ बनाने के लिए, जिसको मैं पूरे टॉपिक में वर्ड यूज कर रहा हूं फंड। क्लियर? हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज द फंड वर्ड, मतलब फंड वर्ड जहां भी पढ़ोगे उसका मतलब क्या है? आईईपीएफ। चलिए सर एक बात बताओ, इस फंड में पैसा आएगा कहां से? इस टॉपिक में इस सेक्शन 125 में ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में पर्टिकुलर पूछ ली जाती है कि क्रेडिट्स बताओ जी, इस फंड में पैसा आएगा कहां से? और एक नेक्स्ट पेज पे देख लिखा होगा वर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, कि इस फंड में से पैसा जाएगा कहां पे? अरे डेबिट क्रेडिट्स। तो ये इस फंड में क्रेडिट्स क्या होंगे, इस फंड में डेबिट्स क्या होंगे? तो पहले हमने पढ़ा कि पहले क्रेडिट्स पढ़ लेते हैं जी। फंड में इनफ्लो क्या होंगे? मैं वर्ड क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? इनफ्लोस। पैसा आएगा कहां कहां से? पढ़िए जी। यस प्लीज। अमाउंट इन द Investor Education and Protection Fund under Section 205 सी ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। पहली बात, आप लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013। एंड प्रीवियस एक्ट में भी तो ये फंड बना होगा। पहले तो प्रीवियस फंड वाला तो क्लोज कर दो, वहां का सारा बैलेंस उठाइए, यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? क्योंकि वो था 205 सी के अकॉर्डिंग, जबकि अब नए एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन क्या बन चुका? 125। क्लियर? तो वहां से पैसा निकलवाओ, यहां ब्रॉट डाउन करो। पहला पैसा कौन सा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कौन सा? प्रीवियस वाले को बंद करके जो नए वाले एक्ट में अकाउंट ओपन किया गया वो वाला पैसा। नंबर 2, अमाउंट इन, हाँ जी, amount in unpaid dividend account of the company transferred to the fund under the section 124 of the Company Act और 2013. दूसरा पैसा कौन सा आएगा? ये जो पीछे आपने अभी बताया कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अगर कितने साल के लिए? 7 इयर्स के लिए क्या रहता है? अनपेड रहता है, तो वहां से वो अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट किस में ट्रांसफर हो जानी चाहिए? आईईपीएफ में ट्रांसफर हो जानी चाहिए। नंबर 3, एप्लीकेशन मनी। यस प्लीज। Application money received from allotment of any securities and due for refund and रिमेनिंग अनपेड फॉर, मतलब सर आपने कोई अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन मनी ली होगी, एंड वो एप्लीकेशन मनी, चलो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, अब रिफंड के लिए वो क्या हो चुकी? प्रोसेस हो चुकी, बट रिफंड अभी तक नहीं हुई। रिफंड अभी तक नहीं हुई, मतलब एप्लीकेशन मनी जो रिफंड करनी थी, 7 साल हो चुके, अभी तक वो पैसा रिफंड नहीं किया गया। वो कोई कारण ही होगा तभी वापस नहीं करा, नहीं तो सर उसके ऊपर तो वैसे भी सेक्शन है, उसके ऊपर तो वैसे भी एप्लीकेशन मनी रिफंड के ऊपर सेक्शंस हैं। किस बात के? कि विद इन 30 डेज, विद इन 15 डेज आपको ये पैसा वापस करना है। और फिर वही सेम चीज, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, पर्सन ट्रेसेबल नहीं है, पर्सन मिला ही नहीं है। अब उस केस में क्या करें? अप्लाई करके चला गया, पैसा आ गया, डिटेल्स कोई प्रॉपर मिली नहीं, हमारे लिए वो पैसा आज भी रिफंड में लाइबिलिटी में पड़ा। कहते बट कब तक? 7 साल तक रखो, अगर नहीं मिलता तो वो पैसा भी उठा के कहां पे डाल दो? आईपीएफ। मतलब कंपनी हकदार नहीं है जो उस पैसे को रखने के लिए, आप उस पैसे को रख नहीं पाएंगे, उस पैसे को नेक्स्ट आगे क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो कायदे से आगे। नेक्स्ट इज, और हर एक के साथ 7 साल पैसा पड़ा था तो इंटरेस्ट भी तो आया होगा, तो विद इंटरेस्ट टोटल पैसा नेक्स्ट आगे ट्रांसफर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज नंबर 4। हाँ जी। unpaid for 7 years and interest accrued thereon. एंड ऐसे ही मैच्योर्ड डिबेंचर्स जो कि रिमेनिंग अनपेड, मैं वर्ड बोल रहा हूँ मैच्योर्ड, कब के मैच्योर हो चुके और रिमेनिंग अनपेड है कितने साल से? 7 साल से। नहीं सर, आप इसके रखने के हकदार नहीं है, ये पैसा सारा कहां पे जाएगा? आईपीएफ में, सरकारी फंड में जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज ऐसे ही रिडम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो कि रिमेनिंग अनपेड फॉर कितने साल के लिए? 7 इयर्स के लिए। नेक्स्ट कोई ग्रांट्स बाय सीजी, अच्छा ये डायरेक्ट इनकम्स, वो ऊपर वाले तो डिफॉल्ट थे ना, कंपनियों के डिफॉल्ट, 7 साल तक पैसा रिमेनिंग अनपेड, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ट्रांसफर टू आईपीएफ। अब आगे डायरेक्ट इनकम, ग्रांट बाय किसके द्वारा? सीजी, डोनेशन बाय सीजी, एसजी। अब देख, कंपनीज भी डोनेशन दे सकती हैं, किसी कंपनी ने आईपीएफ में डोनेशन काट के दी, दे सकते हो, लिखा हुआ है क्रेडिट्स में, क्या लिखा हुआ है? डोनेशन गिवन बाय सीजी, एसजी कंपनीज और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट। अब ये फंड अपने पास पैसा रखेगा थोड़ी, ये भी तो आगे माड़ी मोटी इन्वेस्टमेंट करेगा, उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगी वो भी इस फंड का पार्ट बनेगी। अरे ज्यादा नहीं तो फंड ने नेक्स्ट आगे एफडी करवा दी, उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी फंड का ही हिस्सा है। कहीं तुम कह दो जी अल्टीमेट फंड से जो नेक्स्ट आगे पैसा कमाया वो तो हमारी इनकम,
वो इनकम भी आईईपीएफ का ही क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। नेक्स्ट इज सेल प्रोसीड्स ऑफ, हाँ जी, फ्रैक्शन शेयर्स हाँ, अराइजिंग अराइजिंग आउट ऑफ, कभी कंपनी ने कोई बोनस शेयर दिए, मर्जर किया, एमेलगमेशन हुई, एमेलगमेशन मींस मर्ज करना दो कंपनीज। अगर कभी तुम्हारे कोई सेल ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स की जो प्रोसीड्स होंगी, जो फ्रैक्शनल शेयर्स, क्योंकि शेयर्स तो कभी फ्रैक्शन में अलॉट होते नहीं ना, क्लियर, तो उस केस में क्या होता है, राउंड ऑफ फिगर शेयर्स मिल जाती है, द बैलेंस अमाउंट जो होती है वो फ्रैक्शनल शेयर्स कहलाए जाते हैं, क्लियर, तो उनकी जो सेल प्रोसीड्स है ना वो आप रखेंगे नहीं, एंड रिमेनिंग अनपेड फॉर कितने साल के लिए, वो पैसा भी उठाओ आईपीएफ में डाल दो, एंड सच अदर अमाउंट एज मे बी, नीचे ही लिखा हुआ है प्रेस्क्राइब। सर दिस इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट फ्रॉम द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स। पहले ये कंटेंट सिर्फ यहां तक ही हुआ करता था, क्रेडिट्स टू द फंड, कि फंड में पैसा आएगा कहां कहां से, बट लास्ट अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग टू इसको इलेबोरेट कर दिया गया, सच अदर अमाउंट्स में भी कौन कौन कवर होंगे। ज्यादातर तो रेपिटेशन, ज्यादातर तो रेपिटेशन है, तुम पॉइंट पढ़ोगे जरूर सच अदर अमाउंट में, आप खुद ही कहोगे सर ये ऊपर पॉइंट आ तो गया, ये ऊपर वाले क्रेडिट्स पे कवर हो तो गया, इलेबोरेशन दी गई बाय द एक्ट, कुछ और थोड़ा एक्सप्लेन किया गया रूल्स के अंदर, तो हमारे लिए पढ़ने का कंटेंट बन गया, क्लियर। नहीं तो मोटा मोटा अभी तक अगर हम बात करें, सबसे पहला क्रेडिट टू द फंड में सबसे पहला पैसा ओपनिंग बैलेंस, कौन सा ओपनिंग बैलेंस, प्रीवियस वाले को 205 सी ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, जो उधर से क्लोज करके इधर ट्रांसफर करा वो पैसा। नंबर 2 कौन सा, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी जो रिफंड होने के लिए आज भी रिमेनिंग अनपेड है फॉर द 7 ईयर्स, क्लियर। नेक्स्ट इज जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आपका पैसा था जो रिमेनिंग अनपेड फॉर कितनी रहा, 7 ईयर्स, अलोंग विद इंटरेस्ट, और लगातार आपके कुछ वर्ड्स आए, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, मैच्योर्ड डिबेंचर्स अलोंग विद इंटरेस्ट जो भी हैं, एंड रिडम्पशन ऑफ किसकी, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारे पॉइंट्स कवर हुए। फिर आफ्टर दैट डायरेक्ट इनकम्स आई, डायरेक्ट इनकम में क्या आया, ग्रांट्स बाय सीजी, डोनेशन बाय सीजी, एसजी, कंपनी और अदर इंस्टीट्यूशंस। आफ्टर दैट वर्ड आपके पास क्या आया, सेल ऑफ, क्या लिखा हुआ था, या सॉरी, इनकम अर्न्ड, इनकम अर्न्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फंड, एंड सेल ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स जो रिमेनिंग अनपेड थे कितने साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए, एंड अदर इनकम जो भी। अब चलिए अदर इनकम में एक बार पढ़ लेते हैं जी, यहाँ पे क्या क्या आया। हाँ जी, यस प्लीज। prescribed credit to the fund. Rule 3 of आईईपीएफ दैट इज रूल्स 2016, मतलब ये कह रहा हूँ लेटेस्ट अमेंडमेंट में ही पास आउट हुआ था, आपके ऊपर तो एप्लीकेबल ही कब हुआ है, लास्ट 2 अमेंडमेंट से, क्लियर। नेक्स्ट इज देयर शैल बी क्रेडिटेड टू द फंड द फॉलोइंग अमाउंट्स, नेमली, पहला, हाँ जी, ऑल अमाउंट्स payable as mentioned in the clause A and 2N टू सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट। ये तो सर आपके ये ऊपर वाली हो गए ना सारे, ऊपर वाले क्रेडिट्स आपने यही तो पढ़े हैं सारे, फिर दोबारा उसको रिपीट कर दिया, कहते जी मैं आपको दोबारा याद करवा दूं, एक तो वो ऊपर वाले पॉइंट वो तो आएंगे ही आएंगे, छोड़ परे आगे। ऑल शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द, क्या लिखा हुआ है, सब सेक्शन 6 ऑफ द 124 ऑफ द एक्ट। ये कौन सा है, अनपेड वाले जो शेयर्स आपने बैकेंड पे अभी पढ़े थे, दिस इज 124 सबसेक्शन 6, कि अगर लगातार 7 साल वो अमाउंट अनपेड रहती है, रिमेनिंग अनपेड रहती है, तो वो वाले शेयर्स भी आईईपीएफ में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए अब रिलेट हो रहा होगा, यहां पे कहा गया और उधर से अदर मैटर्स में इसको साथ में लिया, क्लियर। ये वाले वो शेयर्स, क्लियर, लिखना चाहो वन इसको लिख ले, अनपेड वाले, अनपेड वाले। चलिए जी, नेक्स्ट इज ऑल द रिजल्टेंट बेनिफिट्स, हाँ जी, arising out of the share held by the authority under clause B. और अब बताइए क्लॉज बी कौन सा हुआ, इसी के ऊपर, इसी सेक्शन के ऊपर आपने अभी लिए नहीं अनपेड वाले, लैंग्वेज रोटेट कर रखी है, पॉइंट वही है। कहते एक बात बताओ, ये जो आपने अभी ऊपर शेयर्स लिए क्लॉज बी में लिए ना, बी क्लॉज था ना, बी क्लॉज में जो शेयर्स लिए, इवन उसके रिजल्टेंट बेनिफिट्स भी आपको ही मिलेंगे। कल को उन शेयर्स पे डिविडेंड मिले, कल को उन शेयर्स पे कुछ भी मिले, किसी तरह का कोई बेनिफिट मिले, वो बेनिफिट भी किसको मिलेगा, फंड को मिलेगा, क्योंकि जब शेयर ट्रांसफर किसको हो चुके हैं, फंड को, तो बेनिफिट भी ट्रांसफर किसको होंगे, फंड को।
वैसे कॉमन सेंस थी बट अलग से लिख दिया गया। कल को बोनस मिला, कल को डिविडेंड मिला, वो भी किसको मिलेगा? फंड को मिलेगा, क्योंकि वो शेयर्स अब आज की डेट में किसके पास पड़े हैं? फंड के पास। आगे डी पॉइंट, ऑल ग्रांट्स, हाँ जी, All grants, fees and charges received by the authority under this कोई भी ग्रांट्स, फीस, चार्जेस, फीस एंड चार्जेस भी तो आएंगे ना, क्योंकि ये फंड जो भी माड़ा मोटा काम काज करेगा, माड़ी मोटी फीस चार्जेस वगैरह लोगों से लेगा, वो भी इसी फंड का पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल सम, all sum received by the authority from such other sources बिल्कुल, as may be decided अपॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करके कोई भी इसकी अदर इनकम का पार्ट बनाएगा, वो इनकम भी आईईपीएफ में क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल इनकम अर्नड बाय, और जितना भी ये अथॉरिटी, जितना भी ये फंड मैनेज करने वाली अथॉरिटी पैसा कमाएगी, वो पैसा भी आईईपीएफ फंड का ही क्या बनेगा? पार्ट बनेगा। नेक्स्ट इज ऑल शेयर्स, यस प्लीज, all share held by the authority in accordance with the प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 90। एक आपके पास चैप्टर 7 के अंदर सेक्शन 90 मिलेगा, दैट इज एसबीओ के रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स। वहां भी वर्ड आएगा गुमनाम शेयर्स। जो पर्सन अपने आप को डिक्लेयर ही नहीं करेगा कि मैं कंपनी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर हूं, और वो सामने अगर नहीं आता, उसके शेयर्स उठा के किसके नाम पे ट्रांसफर कर दो? आईईपीएफ के। that is basically called as SBO, significant beneficial owners। लिख लीजिए यहाँ पे सेक्शन 90, याद रहेगा चैप्टर 7 के अंदर आप लोग इसको पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स के रिगार्डिंग। तो ये सबसेक्शन 9 यही चीज कहता है कि अगर कोई पर्सन अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करता एज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, इन दैट केस दैट पर्सन के जो शेयर्स होंगे वो भी कहां पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? तो पंगा भी किससे ले रहे हो? सरकार से ले रहे हो। जब अगले ने कहा है कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर जो भी होगा उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट टू द कंपनी, वो पर्सन डिक्लेयर नहीं कर रहा, एंड वो पर्सन अगर डिस्क्लोज नहीं करता, कंपनी को ऑर्डर दिए किस बात के? उसके शेयर्स उठाओ, आईईपीएफ में क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो, अपने आप आएगा सामने। आगे चलिए, यस, एंड ऑल द रिजल्टेंट बेनिफिट ऑल्सो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट बेनिफिट्स? कल को डिविडेंड, कोई बेनिफिट, कोई बोनस एंड ऑल, सब कुछ किसको? जब शेयर्स ही किसके पास पड़े हैं? आईईपीएफ के पास, तो बेनिफिट भी किसको मिलेंगे? आईईपीएफ को मिलेंगे। नेक्स्ट इज ऑल अमाउंट, हाँ जी, all amount payable as prescribed in subsection 3 of section 10B of the banking companies, section 10B of the banking companies this act and subsection 3 of this, मतलब सिंपल वर्ड, ये पर्टिकुलर किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये बैंकिंग कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। क्लियर? ऑल अमाउंट जो उन एक्ट के मुताबिक, जो जो पर्टिकुलर एक्ट आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इन पर्टिकुलर एक्ट्स के मुताबिक अगर बैंकिंग कंपनी को कोई अमाउंट पेबल टू द फंड है, तो वो अमाउंट इस फंड का क्या बनेगी? पार्ट बनेगी। तो हमें इतना डिटेल्ड में नहीं है कि मुझे बैंकिंग कंपनीज के एक्ट में जाके देखना पड़े कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। नो, सिंपली सर, जो भी उनके रिस्पेक्टिव एक्ट में पेबल टू आईपीएफ आ रहा होगा, वो अमाउंट भी इस फंड का क्या बनेगी? पार्ट बनेगी। अपने लिए याद करने का इतना सा मैटर। आगे चलिए, all other sum, yes please, all other sum of money collected by the authority as envisaged in the act। बाकी इस एक्ट में आप पढ़ोगे जो जो अमाउंट जहां जहां आईईपीएफ में ट्रांसफर करने को लिखा होगा ना, चुपचाप इस अकाउंट में क्या कर देना? ट्रांसफर कर। ये जितने पॉइंट्स बनाए गए ना, अल्टीमेट है तो रेपिटेशन ऊपर वाले में ही नहीं है, ये बाय द अमेंडमेंट वही है ना कहीं इन्होंने अपना स्कोप बढ़ा लिया कि ये वाली फलाना अमाउंट्स भी फंड के अंदर क्या होंगी? इंक्लूड होंगी। क्लियर? यस, इन केस, हाँ जी, in case of term deposit and debentures ऑफ कंपनीज, हाँ, due unpaid or unclaimed interest shall be transferred to the fund along with the transfer of the matured अमाउंट ऑफ सच टर्म डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स। वो तो वैसे भी ऊपर आ चुका अपने पास, मैच्योर्ड डिबेंचर्स, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स अलोंग विद इंटरेस्ट रिमेनिंग अनपेड फॉर कितने लिए? 7 इयर्स। वो तो हमने वैसे भी ट्रांसफर करी थी। चलिए, नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट वन, यूटिलाइजेशन। नाउ यूटिलाइजेशन मींस डेबिट्स। इस फंड में से अमाउंट डेबिट कहां कहां होगी, खर्च कहां कहां होगा? पढ़िए, सबसे पहला जहां से आया वहीं वापस जाएगा। मैं कहा जी आया कहां से था? वो जो पैसा 7 इयर्स तक अनपेड था, हो सकता है बाद में आपके पास कोई पर्सन पहुंच जाए, मांगने लग जाए, क्योंकि तुमने तो अलाउ करा है। तो ठीक है जी, पहली यूटिलाइजेशन जहां से आया वहीं वापस। क्या लिखा हुआ है? रिफंड। रिफंड करेंगे जी इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है? अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, मैच्योर्ड
debentures, application money due for refund and interest. आई थिंक सो तेरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 पॉइंट्स जो उधर से क्रेडिट में आपने पढ़े थे, सेम वापसी कर दो जी, जिसके जो पैसे बनते हैं अगर वो क्लेम करने आया। नंबर 2, नहीं तो पैसा हम कहां पे लगा देंगे? प्रमोशन ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन, अवेयरनेस इन्वेस्टर्स के लिए। क्लियर? नेक्स्ट इज एजुकेटिंग द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमें कहीं लगा पैसा खर्च हो जाना चाहिए, फंड का नाम ही यही है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। तो अवेयरनेस, एजुकेशन, प्रोटेक्शन, ये 3 वर्ड तो रहेंगे रहेंगे। आगे यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी, वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिसगॉस्ड अमाउंट। डिसगॉस्ड अमाउंट का मतलब क्या होता है? जो पैसा अनएथिकल वे से कमाया गया, जो पैसा कोई धोखाधड़ी से कमाया गया, क्लियर, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज डिसगॉस्ड अमाउंट। क्लियर? इलीगल वे से काइंड ऑफ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉस्ड अमाउंट अमंग पर्संस हु हैव, जिनको क्या हुआ होगा? लॉसेस। कि मान लो कोर्ट का ऑर्डर आ गया, और वैसे भी सरकारी खाता तो है, सरकारी खाता तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका लॉस हुआ अल्टीमेट तो ये कंपनी ही पे आउट करेगी, नो, उसको सरकारी फंड से दिलवाएंगे। कि अगर किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी, ओपन वर्ड है, किसी भी पर्सन के साथ कोई डिसगॉस्ड अमाउंट हुई जिसके कारण मतलब अनएथिकल से उस पर्सन को कोई लॉस हुआ, उसको कोई लॉस बियर करना पड़ा, तो बाय कोर्ट ऑर्डर उसके लॉस को कंपनसेट करवाया जाएगा। कहां से करवाया जाएगा? बाय सरकारी फंड। सरकारी फंड में से, आईईपीएफ में से। जैसे मान लो कोई शेयर्स डिबेंचर में उसको फ्रॉड हुआ, जिसके कारण उसको क्या हुआ? लॉस हुआ, तो सर कंपनी से लायबल है ना उसके लिए, कि आपने कोई किसी कंपनी पे सुपरविजन अच्छी नहीं करी होगी, अब बंदे का लॉस तो हुआ ही है, उसके साथ तो अमाउंट डिसगॉस्ड छीनी गई है ना, उसको पैसा क्या करवाओ? वापस करवाओ। तो वो पैसा बाय कोर्ट ऑर्डर कहां से दिया जाएगा? आईईपीएफ में से यूज करवाया जाएगा। नेक्स्ट इज रीइंबर्समेंट। अच्छा, रीइंबर्समेंट मींस वापस कर, रीइंबर्समेंट ऑफ कौन सा? लीगल एक्सपेंस ऑफ क्लास एक्शन सूट्स, जो कि अंडर सेक्शन 37 एंड 245 किया जाएगा। पहली बात सर, रेलेवेंट सेक्शन तो छोड़िए, क्लास एक्शन सूट्स का मतलब क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर क्लास के द्वारा जो केस फाइल किया गया, सूट मींस केस फाइल करना। क्लियर? अब पर्टिकुलर क्लास एक्शन का मतलब सारे मेंबर्स ने मिलकर केस करा, सारे डिबेंचर होल्डर्स ने मिलकर केस करा, सारे क्रेडिटर्स ने मिलकर केस करा, दैट इज कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट्स। तो अगर कोई 37 या 245 में क्लास एक्शन सूट फाइल हुआ है, क्लियर, बाय द मेंबर्स, बाय द डिबेंचर होल्डर्स, बाय द क्रेडिटर्स, उनके, और वो सक्सीड हो गए, उनका जितना भी खर्चा हुआ होगा ना, किस चीज में? इलीगल एक्सपेंसेस, ये सारा सूट वगैरह फाइल करने में, सारा पैसा उनको रीइंबर्स किया जाएगा। मान लो केस कूस करने में टोटल खर्चा हो गया जी 40,000, फंड में से 40,000 किसको दिया जाएगा? उनको दिया जाएगा, बिकॉज उन्होंने क्लास एक्शन सूट क्या करा? फाइल करा। क्लास एक्शन मींस बाय ऑल ओवर, सारे लोगों के द्वारा मिलकर एक इकट्ठा एक्शन लेना, एक पर्टिकुलर क्लास के द्वारा, लाइक मेंबर, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स, दैट इज क्लास एक्शन सूट्स। एंड द लास्ट एनी अदर, वर्ड क्या लिखा हुआ है? व्हाट डू मीन बाय इंसिडेंटल पर्पस? नो नो, मिलता जुलता, ऊपर दिए गए पॉइंट्स में से जो भी इंसिडेंटल पर्पस होंगे, मिलते जुलते और भी पॉइंट्स होंगे, उनके लिए भी ये पैसा यूज किया जा सकता है। हाँ, बट स्पेसिफाइड नहीं है, बट अलाउड है। आप एक्सप्लेन कर दीजिए, फंड एक्सप्लेन कर दे कि ये पैसा हमें यहाँ यूज करना है, कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फंड में से पैसा निकलवाओ और पैसा यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे सर यूटिलाइजेशन में टोटल आपके पास कितने पॉइंट्स आए? 7 में नंबर 1 पॉइंट इज रिफंड, जहां से पैसा आया था वही पैसा वापस। क्लियर? जिनमें कौन आए आपके? मैच्योर्ड डिबेंचर्स, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, एप्लीकेशन मनी फॉर रिफंड वाली, और एक आपका अनपेड डिविडेंड वाला, जिस जहां से आया वहीं से वापस। नंबर टू क्या था? 3 वर्ड इकट्ठे आए लाइन वाइज, फॉर द अवेयरनेस, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। डन। आफ्टर दैट वर्ड क्या आया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसगॉस्ड अमाउंट ऑफ एनी पर्सन हु हैव सफर्ड लॉसेस। क्लियर? जिसमें आपको मैंने बताया था अनएथिकल वे से उसको कोई लॉस हुआ, धोखाधड़ी से उसको कोई लॉस हुआ, तो मे बी बाय कोर्ट ऑर्डर उस पर्सन को कंपनसेशन दिलवा दी जाए नॉर्मली। नेक्स्ट इज आगे, रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस फॉर द क्लास एक्शन सूट्स फाइल्ड अंडर सेक्शन
37 and 245. What do you mean by class action suits? By a particular class, group of person like members, debenture holders, creditors, and the last any other incidental purpose. Clear? चलिए next is खत्म करिए जी फटाफट. Claim from the fund. हाँ जी. Any person who claims to be entitled to any amount transferred to the fund may apply to the authority for the payment of the money claimed. मैंने खुद लिखा हुआ है सेक्शन 125 में कि जो अगर आपका क्लेम बनता है हमारे पास आइए, अप्लाई करिए, आपके पैसे अगर बनते होंगे हम आपको वापस कर देंगे, हमें इसमें क्या दिक्कत. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड. कई बार एक बार ये क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी कि सर ये तो तुम बार बार वर्ड यूज कर रहे हो कि इस फंड को मैनेज करने के लिए एक कमेटी होगी या एक अथॉरिटी होगी. अथॉरिटी में होगा कौन कौन, कॉम्पोजिशन उसकी क्या होगी. कहते सुन लीजिए, सीजी शेल, पहली बात तो सीजी शेल कॉन्स्टिट्यूट. यस, by notifying. अच्छा, बाय नोटिफिकेशन, सरकारी राजपत्र निकलेगा कि आईईपीएफ की अथॉरिटी में ये लोग बैठेंगे. क्लियर. बाय नोटिफिकेशन एंड अथॉरिटी फॉर दी, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड कंसिस्टिंग ऑफ नंबर 1 चेयरपर्सन, नंबर 2 सच अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग कितने 7, मतलब मैक्सिमम कितने 7, एंड अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. हमारे लिए ये 3 होंगे. 3 मतलब डेजिग्नेशंस. डेजिग्नेशन में 3 आए, पहला चेयरपर्सन, दूसरे मेंबर जो कि 7 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एंड तीसरा सीईओ दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड. हाँ जी. The authority shall administrate the fund and maintain सेपरेट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इन रिलेशन टू द फंड. सरकार को भी कहा गया, फंड को भी कहा गया, जो भी अथॉरिटी इसको रेगुलेट करेगी, जो भी अथॉरिटी इसको मेंटेन करेगी, कागज पत्तर अपने मेंटेन करके रखना, प्रॉपर रिकॉर्ड्स अपने मेंटेन करके रखना, सेपरेट अकाउंट्स आपने मेंटेन करके रखना, कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया. कल को आपसे भी हिसाब मांगा जाएगा. कल को तुम सोचोगे मैं तो सरकार हूं, अपना पैसा जहां मर्जी यूज करें. नो नो नो, ऑडिट तुम्हारा भी होगा. समझ गए ना, ऑडिट तुम्हारा भी होगा, रिपोर्ट तुमसे भी मांगी जाएगी कि पैसा आया कितना, कहां से आया, गया कहां और कहां भेजा, ये सारी अमाउंट. आगे द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. हाँ जी. shall be maintained in the form of prescribed by the CG after consulting with CAG. CAG means कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया. क्लियर. जो सरकारी, जैसे अपन लोग सीए होते हैं ना, क्लियर, नॉर्मल कंपनीज का ऑडिट कौन करता है, सीए. गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट कौन करता है, कैग, बाय द हेल्प ऑफ सीए. क्योंकि वो अथॉरिटी, सरकारी डिपार्टमेंटों की अथॉरिटी किसके पास होती है, कैग के पास. कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया, कैग, बड़ी रेप्यूटेड पोस्ट है ये. फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सारे सरकारी डिपार्टमेंटों का हिसाब किताब रखेंगे, जस्ट लाइक जैसे कहते हैं ना सीए काइंड ऑफ, तो वो ये पोस्ट है जो सारे सरकारी डिपार्टमेंटों के इस अकाउंट्स का क्या रखेगी, हिसाब रखेगी. नेक्स्ट इज पावर ऑफ द अथॉरिटी. यस, it shall be competent फॉर द अथॉरिटी टू स्पेंड मनी आउट ऑफ द फंड. देखो मैंने पावर दी है सेक्शन में कि अल्टीमेटली जो तुमने ऊपर अथॉरिटी बैठाई है उसको पावर तो दे दो. कहते थे किस बात की, कि फंड में से अगर खर्चा करना पड़ा तो, कहते हाँ सच, ये तो भूल ही गए, बिठा भी दिए, पावर तो दी नहीं. स्पेशली 125 में लिख के दिया, क्या लिखा, कि जो भी अथॉरिटी हमने अपॉइंट करी है उस अथॉरिटी के पास क्या होगी, पावर होगी कि कोई भी अमाउंट वो फंड में से क्या करना चाहती है, स्पेंड करना चाहती है, करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट इज यस ऑडिट ऑफ अकाउंट्स. हाँ जी. the accounts of the fund shall be audited by CAG. Audited accounts and audit reports shall be forwarded annually by the authority to the, किसको, सर ऐसा थोड़ी कि हिसाब नहीं मांगेंगे, पूरा हिसाब जाएगा ऊपर तक, पूरे अकाउंट्स, पूरे रिकॉर्ड्स एंड ऑल, आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएगी. आगे एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अथॉरिटी, और आपको एक अपनी एनुअल रिपोर्ट बना के देनी होगी. मैं कहा जी कौन सी एनुअल रिपोर्ट, पूरे साल में आपने करा क्या, कहां कहां से पैसा आया, कहां गया, क्या एक्टिविटीज आप लोगों ने करी, इसका एक चिट्ठा हमें बना के दीजिए, क्योंकि हमें भी आगे रिपोर्ट करनी है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुझे रख तो दिया, क्या पार्लियामेंट में तेरी डिस्कशन नहीं होगी कि तुम्हारे आईईपीएफ फंड को मैनेज कैसे किया जा रहा है, इसके ऊपर भी पार्लियामेंट में सेशन कंडक्ट करवाया जाएगा. पढ़िए, द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर एन annual report. हाँ जी. The annual report shall give a full account of its activities. एक्टिविटीज, अफेयर्स, वर्किंग, मतलब यहाँ पे वर्ड क्या बोल रहा है कि पूरे साल की अपनी वर्किंग बताओ कि पूरे साल में आपने करा क्या है. आगे अ कॉपी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट shall be forwarded to the authority of the बाय द अथॉरिटी टू सीजी
एंड एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट, ये दोनों एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि आईपीएफ है सरकारी अथॉरिटी, कोई पूछेगा ही नहीं, आपका भी हिसाब ऊपर तक जाएगा सारा। तभी मैंने आपको क्या कहा था कि अपने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना, क्योंकि साथ में मैंने क्या लगवाया कि तुम्हारा ऑडिट भी होगा, एंड अगर ऑडिट होगा एनुअल रिपोर्ट बनेगी, ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, ये पार्लियामेंट में भी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी मैनेजमेंट है मतलब कोई पूछेगा ही नहीं, अल्टीमेटली हर चीज के एक बार कंट्रोल्स तो लगाए गए हैं। अपने इंडिया में प्लानिंग तो अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं होती तो दिक्कत आती है, इंप्लीमेंटेशन अच्छी नहीं है, करिकुलम तो सारे सही लिखे हुए हैं, एज पर लॉ में प्रोविजन तो सारी बना रखी है वर्ड टू वर्ड। दैट्स ऑल अबाउट 124 एंड 125। क्लियर? सो मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो इसके ऊपर आई थिंक सो मैक्सिमम मैं एक लेक्चर और लूंगा। क्लियर? एंड मेरे लिए तो सर ये सिलेबस ही गोइंग ऑन है, सिलेबस ही गोइंग ऑन है काइंड ऑफ। क्लियर? कल के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि 1.5 पेज ही हमारा पेंडिंग है, साथ के साथ आईसीआई मॉड्यूल में से ऑनलाइन तो पब्लिश ही है ना, साथ के साथ ऑनलाइन अपना डाउनलोड करते हुए अगर आपके पास फिजिकली है तो आप लेकर आ सकते हैं, नहीं है तो ग्रुप में शेयर करो, बट साथ के साथ क्वेश्चन जितने भी 6-7 होंगे एक्सरसाइज में पॉइंट क्वेश्चन करो, तभी तो पता लगेगा कि कितना समझ में आया। क्लियर? बट इस दोनों सेक्शंस को अच्छे से एक बार पढ़कर आइएगा, प्रॉपर वे से रिवाइज करके आइएगा। लास्ट के कुछ 126 और 127 दो ही सेक्शंस पेंडिंग है, इसको वाइंड अप करते हुए कल की नेक्स्ट ऑन क्लास जो भी अपनी एज पर शेड्यूल चलेगी, क्लियर, नेक्स्ट ऑन क्लास में हम लोग क्या करेंगे, विद मॉड्यूल इस चैप्टर को क्लोज डाउन करेंगे। क्लियर? क्योंकि नेक्स्ट ऑन मेरा जो करिकुलम है, सिलेबस के बारे में डिस्कशन हमारी हो चुकी थी, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए, एक्सेप्ट जितनी अल्टीमेट उन्होंने क्या करी हैं, डिलीशंस करी हैं, उतनी ही क्या करी हैं, एडिशंस। मुझे प्रीवियस वाले से तो सिर्फ एक चैप्टर एक्स्ट्रा लग रहा है जी, और कोई नहीं है। एंड फाउंडेशन रूट के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स आप में से बैठे हैं, क्लियर, उनके लिए तो पॉजिटिव है कि एलएलपी एक्ट को दोबारा फिर किसमें ले आए, इंटर में ले आए। तो जो एलएलपी आपने पहले पढ़ा हुआ है वही सेम कंटेंट विद वाइडर वर्जन थोड़ा सा कहां पे आएगा आपके पास दोबारा, बट यहाँ तो ईच एंड एवरी वर्ड दोबारा से करवाया जाए, क्योंकि फाउंडेशन पढ़ना और इंटर पढ़ने में फर्क आपको दिखेगा, हमारे पढ़ाने में भी फर्क दिखेगा कि हमने फाउंडेशन लेवल पे कैसा पढ़ाया होगा और नेक्स्ट ऑन इंटर लेवल पे क्या बात चल रही है। क्लियर? सो कल हमारा मैक्सिमम इसके ऊपर एक लेक्चर और है जी, इस टॉपिक को वाइंड अप करते हुए बैक टू बैक एज पर द शेड्यूल सिलेबस आप लोगों का चलता जाएगा। क्लियर? सो हमें भी थोड़ी बुक्स की कंफर्मेशन एंड ऑल जस्ट विद इन 1-2 डेज आपका बैच एंड ऑल फाइनल कर दिया जाएगा। क्लियर? सो दैट कि जो भी आपका डिसीजन है गो विद, क्योंकि मैं तो सिलेबस ही करवा रहा हूँ नॉर्मली, कि ये क्लासेस भी आप लोगों के लिए वेरी फर्स्ट डे से ही क्या थी, मेन क्लासेस ही थी। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो कल अगर मॉड्यूल आपके पास हैं तो ठीक, नहीं तो ग्रुप में शेयर करते हुए विद एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या करेंगे, कंप्लीट करें। क्लियर? चलिए जी, ओके, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट।